हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर, और वेक्टर का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है बच्चे। वेक्टर पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है बच्चे। मुझे आशा है आप लोग उस वीडियो को जरूर देख चुके हैं। उस वीडियो में, उस लेक्चर में हमने बेसिक से शुरू किया, वेक्टर के बेसिक्स को शुरू किया और वेक्टर एडिशन को जाके कंप्लीट किया, पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट किया था। उसमें हमने रिजॉल्विंग वेक्टर एक्सेट्रा सब कुछ बता चुके हैं बच्चे। जिन लोगों ने भी वेक्टर 1 नहीं देखा है उनसे मैं आग्रह करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जाएं और वेक्टर का लेक्चर 1 देखें। उसके बाद आपको लेक्चर 2 देखने में मजा आएगा। वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिक्स में आगे जाने के लिए, एडवांस लेवल पे अच्छा करने के लिए वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक में वेक्टर का किसी न किसी रूप में एप्लीकेशन आ जाता है बच्चे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर को अच्छी प्रकार से समझें, अच्छी तरह समझें। लेक्चर 1 को देखें और लेक्चर 2 को लेक्चर 1 देखने के बाद सुने, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो वेक्टर के आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बच्चे, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर 1 में मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर किया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन वेक्टर को लेके हमने खत्म किया था। वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया और फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे यूज करते हैं, ये सारा बात बताया है बच्चे। आज के इस लेक्चर में क्या होने वाला है, तो आज के इस लेक्चर में जो भी हम करने वाले हैं, मैं एक आउटलाइन दे देता हूं बच्चे। पहला चीज हम करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का प्रोडक्ट, बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट। तो 2 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये करने वाले हैं बच्चे हम, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग समझाने वाले हैं, रिजल्ट उससे कैसे ऑब्टेन करते हैं ये बताने वाले हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होने वाली है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद हम तीसरा चीज है यूनिट वेक्टर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, I, J, K के टर्म्स में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिखाने वाले हैं आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये सिखाने वाले हैं बच्चे। डॉट प्रोडक्ट सिखाने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सिखाने वाले हैं, यूनिट वेक्टर I, J, K और एक वेक्टर होता है एन कैप, नॉर्मल वेक्टर एन कैप, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं बच्चे। तो ये सारा काम हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और आप हो जाइए तैयार। और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया है बच्चे और हम आप शुरू करते हैं बच्चे, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे कि हम लोग जो वेक्टर कंसीडर करते हैं वो हमारा वेक्टर जो है आइदर प्लेन में हो सकता है या स्पेस में हो सकता है। द वेक्टर दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर may lie in a plane or it may lie in space. That means उसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं या उसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यूनिट वेक्टर की जानकारी देना चाहेंगे। तो यूनिट वेक्टर मेनली हम लोग I, J और K 3 यूनिट वेक्टर को कंसीडर करते हैं। मेनली वी कंसीडर 3 यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K। ऑल्दो
किसी भी वेक्टर ए का या बी का या सी का यूनिट वेक्टर हो सकता है, और वो भी हम निकाल के आपको दिखाने वाले हैं। तो एक तो ये बात हो गई ए में कि आई जे के की जानकारी देंगे। फिर दूसरा ये हम आपको बताने वाले हैं यूनिट वेक्टर की बात ये है कि हम यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ए, एनी वेक्टर ए, हम किसी भी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको क्या बताने जा रहे हैं बच्चे, एक तीसरा यूनिट वेक्टर है एन कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं आपको। तो ये तीन चीज यूनिट वेक्टर को लेके हम ये तीन बात ए बी सी ये आपको समझाने वाले हैं, और इसके साथ ही यूनिट वेक्टर की सारी समस्या खत्म हो जाती है बच्चे। तो हम शुरू करते हैं बच्चे, और सबसे पहले आई जे के की बात करेंगे। सबसे पहले आई जे के की बात करेंगे। तो आपको मालूम है कि हमारे पास एक प्लेन है, जैसे बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन में दो डायरेक्शन होता है एक्स और वाई, और यदि स्पेस है, हम स्पेस की बात करें तो तीन डायरेक्शन होता है एक्स वाई जेड, तीन डायरेक्शन हो सकता है। स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डायरेक्शंस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्री लाइन्स, एज इट इज शोन बाय थ्री फिंगर्स, यू कैन सी इट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्री लाइन्स, दिस रिप्रेजेंट्स स्पेस। और दो हो, कोई दो हो तो ये प्लेन है, कोई दो हो तो ये प्लेन है। तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है बच्चे, मैं आपको शो करके दिखाता हूं। या तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, या तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, और ये हमारे पास स्पेस है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। हम लोगों ने क्या किया है, तो हमारे पास तीन डायरेक्शन हो सकता है, वी कैन हैव थ्री डायमेंशनल सिचुएशन, स्पेस रिप्रेजेंट्स थ्री डायमेंशनल सिचुएशन। तो हमने क्या किया है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने तीन यूनिट वेक्टर चूज किया है। टू रिप्रेजेंट थ्री डायरेक्शंस एक्स वाई एंड जेड वी हैव सेलेक्टेड थ्री यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। बस इतनी सी बात है बच्चे। तो x के साथ हमने i को जोड़ दिया है, y के साथ हम j को जोड़ दिया है, और z के साथ हमने k यूनिट वेक्टर को जोड़ दिया है। तो अब जब भी आप देखेंगे कि i लिखा हुआ है, किसी के साथ i मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब वो वेक्टर अलोंग x एक्सिस है। किसी के साथ यदि j लगा हुआ है तो वो वेक्टर अलोंग y एक्सिस है, और किसी के साथ k लगा हुआ है तो वो वेक्टर अलोंग z एक्सिस है। सिंपल। तो जब हम किसी भी क्वांटिटी को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1। सो i से मल्टीप्लाई करके जस्ट हम ये चिन्हित करते हैं, ये हम डिनोट करते हैं कि वो जो वेक्टर है वो अलोंग x एक्सिस है। j से मल्टीप्लाई करके हम ये चिन्हित करते हैं, ये डिनोट करते हैं कि वो अलोंग y एक्सिस है, और सिमिलरली z एक्सिस है। बस इतनी सी बात है, आई जे के का ये मीनिंग है बच्चे। बस आपको इतना ही समझना है, बस खत्म। अब आगे बात करते हैं बच्चे दूसरी बात ये करते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, वी हैव एनी वेक्टर ए, सपोज कोई भी वेक्टर हमारे पास ए है, तो ए को हम लोग, यदि ये टू डायमेंशनल वेक्टर है तो इसको लिख सकते हैं 3i + 4j। सपोज हमारा वेक्टर है ए 3i + 4j। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ए जो है इसका अलोंग x कंपोनेंट है 3 और अलोंग y कंपोनेंट है +4, और ये टू डायमेंशनल केस में है, ये वेक्टर प्लेन में लाई करता है, ये वेक्टर प्लेन में लाई करता है। जनरली हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे जनरल एक्सप्रेशन लिखें, हम लिखेंगे a = axi + ayj + azk। यदि ये वेक्टर यदि वेक्टर ये प्लेन में लाई करता है तो ये 2 रहेगा, ये नहीं रहेगा। लेकिन यदि स्पेस में लाई करता है तो ये तीनों पार्ट अवेलेबल होगा बच्चे।
यदि ए 2 डायमेंशन में है, प्लेन में लाई करता है, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स अवेलेबल होगा। यदि स्पेस में लाई करता है तो ऑल 3 पार्ट्स आर अवेलेबल। सो जनरल एक्सप्रेशन किसी भी वेक्टर का ये है बच्चे। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चे? ये तो वेक्टर है हमारा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है बच्चे, जो अभी आप सीखिए, फटाफट सीखिए। और ये फॉर्मूला है ax का स्क्वायर करो, ay का स्क्वायर करो और az का स्क्वायर करो और सबको ऐड कर दो बच्चे। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकल आया a का, मैग्नीट्यूड निकल आया a का। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमने किसी भी वेक्टर a को उसके उसको i, j और k के कंपोनेंट में i, j और k यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया। फिर उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आपको बताया। जो हम a के लिए कर रहे हैं वो आप किसी भी वेक्टर के लिए कर सकते हैं बच्चे। जैसे हमने a का वैल्यू यहां ये लिया था, तो इस केस में a का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16, दिस इज 25, दिस इज 5। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ 5। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ बच्चे 5। सिमिलरली आप यहां पर इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आपको बच्चे 2 बात सिखाया, किसी भी वेक्टर को i, j, k और k टर्म्स में कैसे लिखेंगे, और यदि वो लिखा हुआ है ऑलरेडी तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर a, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर a, ये हम बताने वाले हैं बच्चे। तो इन चीजों की जरूरत हमें पड़ने वाली थी, इसलिए हमने पहले आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाया। और अब हमने 2 वेक्टर लिया, हमने एक वेक्टर a लिया है, a का मैग्नीट्यूड, a को हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। और अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल चुके हैं और अब हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर a इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर a इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एंड it is defined as vector a divided by magnitude of vector a। तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसकी जगह पर ये लिख दीजिए, वेक्टर a की जगह पर आप ये लिख दीजिए एज इट इज, और मैग्नीट्यूड की जगह पर जो हमने यहां कैलकुलेट कर लिया है वो डाल दीजिए और आपका आ गया, आपका यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर a आ गया। सो नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर a। आपको क्या चाहिए, वो वेक्टर क्या है, कितना है, वो आपको होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और ये दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नाउ वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू यूनिट वेक्टर a। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नोटेशन भी आपको बच्चे आना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर की कहानी यहां तक पूरी होती है। अब हम क्विकली आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर के विषय में बताएंगे और फिर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर जाएंगे बच्चे। तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मुझे पूरा आशा है कि आपको ये सारी बात समझ में आई है। यदि कोई भी बात आप नहीं समझ पाते हैं तो आप लिख दीजिए, प्लीज कमेंट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली जहां आपको मुश्किल होती है। चलिए आगे बढ़े बच्चे हम, और अब हम बताने वाले आपको, हमने i, j, k बता दिया, किसी भी वेक्टर a का यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता दिया। और अब हम आपको एक विशेष यूनिट वेक्टर जो n होता है, n बताने वाले हैं। दिस इज ए वेक्टर perpendicular to a given surface or given vector or vectors. So n cap is a
unit vector which is normal to a given surface, given area, given line or given single vector or two vectors. So this unit vector n cap is a normal vector. It is given to be perpendicular to a given surface or to a given vector or vectors. तो n cap जो होता है, जैसे ये सरफेस है, ये हमारा प्लेन है, बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन का यदि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, इस प्लेन का यदि हमें यूनिट वेक्टर शो करना है, दैट यूनिट वेक्टर इज शोन बाय n cap. Now n cap is like this. It can be coming out of the plane, it can be coming out of the plane, or it may be going into the plane, but in both the cases it is perpendicular to the plane. So n cap is perpendicular to the plane. n cap is perpendicular to the plane. अब वो perpendicular है, आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा, वो हम आगे समझने वाले हैं, और उसको पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करने वाले हैं. और आज के इसी क्लास में हम बच्चे आपको थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अच्छी तरह समझाने वाले हैं. आप बिल्कुल तैयार रहिए, कॉन्शियस रहिए, ध्यान से सुनिए बच्चे. तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, और हमने अभी तक में यूनिट वेक्टर की सारी बात बताई है. आई जे के बताया, किसी भी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया, और किसी भी वेक्टर ए को किस तरह से 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में कैसे आई जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया. फिर एन कैप को इंट्रोड्यूस किया. इतना बात हमने किया, और हमने आपको बताया कि हम एन कैप के करेक्ट सेंस को निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करने वाले हैं, जो हम आगे बता रहे हैं. अब हम क्विकली प्रोडक्ट पे जाएंगे बच्चे. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया है. आज की इस वीडियो में जैसा मैंने प्रॉमिस किया इनिशियली कि हम प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं. मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. हम उन दोनों प्रोडक्ट को आपको समझाने जा रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनिए. तो हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से. डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स. यदि हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर है, हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चे? देयर इज ए डॉट, देयर इज ए डॉट. सो वी हैव एनी वेक्टर ए एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी. हमारे पास कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, और हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. तो हम कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी. यदि हमारे पास कोई 2 वेक्टर है ए और बी और उसका डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चे? ए डॉट बी लिखेंगे. एंड ए डॉट बी इज डिफाइंड टू बी. इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? हमने किस प्रकार से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी. थीटा इज smaller angle between A and B. Theta is smaller angle between A and B. So clearly हमने आपको dot product of any 2 vector A and B डिफाइन करके बता दिया है. देखिए राइट साइड में देखेंगे तो कहीं भी डायरेक्शन की कोई बात नहीं है. हमने A का मैग्नीट्यूड लिया है, बी का मैग्नीट्यूड लिया है और cos थीटा लिया है. ये तीनों टर्म अपने आप में स्केलर है. सो दिस प्रोडक्ट इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसीलिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चे. अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं. डॉट प्रोडक्ट का ये जो हमने अभी आपको बताया है बच्चे, इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं. ध्यान से देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट. यदि हमारे पास कोई 2 वेक्टर है ए और बी, हमारे पास एक वेक्टर है ए और हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, तो हम और इनके बीच में सपोज एंगल स्मॉलर एंगल थीटा है, तो हम इस बी का वेक्टर बी का कंपोनेंट ले लेते हैं अलोंग ए. तो कितना आएगा बच्चे? इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये कंपोनेंट है इसका
और ये कंपोनेंट जो है ये होगा b cos थीटा। अब वेक्टर a को इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को b के कंपोनेंट जो कि अलोंग ए बी है, b का कंपोनेंट जो अलोंग a है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a विथ वेक्टर a, तो क्या मिलता है हमें मिल रहा है वेक्टर a इंटू b cos थीटा। देखिए बच्चे, यही तो हमने पाया था, हमें मिला था अभी डेफिनेशन में, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज a b cos थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी दो वेक्टर का, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं और दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर के अलोंग ले लेते हैं और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर ए एंड बी मिल जाता है बच्चे। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं और हमारे पास सपोज करिए दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर को हमने आई जे और के टर्म्स में लिखा है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे के बता देते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। हमारे पास आई है, जे है और के है। हम आई जे के का डॉट प्रोडक्ट लेके दिखाते हैं आपको। आई वेक्टर आई डॉट जे कितना होगा बच्चे, क्या होगा, दिस इज वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड, देन वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, देन कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, कॉस 90 है बच्चे। कॉस 90 कितना होता है बच्चे, 0 होता है। सो दिस इज 0। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू अनलाइक यूनिट वेक्टर 0 होने वाला है। आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा। एनी टू अनलाइक वेक्टर है क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, और cos 90 0 होता है बच्चे। आपको यह ध्यान रखना है। लेकिन यदि हमने सेम दो यूनिट वेक्टर का लिया प्रोडक्ट, यदि हमने i को i से मल्टीप्लाई किया, j को j से मल्टीप्लाई किया, k को k से मल्टीप्लाई किया, तो क्या रिजल्ट आने वाला है बच्चे, वो सारे के सारे इक्वल होने वाले हैं, एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी इक्वल टू 1। i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चे, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। अब हम क्विकली बताने वाले हैं बच्चे कि हमारे पास कोई दो वेक्टर है ए और बी, एंड दे आर रिटन इन टर्म्स ऑफ आई जे के, और उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो कैसे लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास कोई वेक्टर है ए, दिस इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर है बी, दिस इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो हमें यदि इनका ए डॉट बी लेना है बच्चे, ए डॉट बी लेना है, तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई, ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस लिखेंगे बच्चे। इस तरह से करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स, आई इंटू आई तो 1 हो गया, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर रिजल्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चे तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं। ये तरीका है बच्चे, हमने एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम क्विकली मूव करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, क्विकली मूव करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। और क्रॉस प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है बच्चे, ये सारा का सारा स्केलर है। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं बच्चे। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में वी हैड ए डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एक क्रॉस है, वी हैव ए क्रॉस। सो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर हैं ए और बी,
उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना है तो कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। और इसका डेफिनेशन क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, देन मल्टीप्लाई इट विथ यूनिट वेक्टर n, जो हमने अभी अभी पहले डिफाइन किया है। आई जे के डिफाइन करने के बाद हमने नॉर्मल यूनिट वेक्टर n डिफाइन किया है। दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। और इसका क्या डायरेक्शन होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यदि ए और बी इसी प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, तो जैसा मैंने बताया था सी किधर होगा, सी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होने जा रहा है। नाउ परपेंडिकुलर कैन मीन आउटवर्ड्स और इट कैन मीन इनवर्ड्स। आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा ये पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ये आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा ये पता करने के लिए हम थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। बाकी डेफिनेशन ये है। अब राइट हैंड थंब रूल की बात कर लेते हैं बच्चे, क्या कहता है। पहली बात ये कि राइट हैंड थंब रूल की यूटिलिटी कब होती है, हमें कब याद करना चाहिए राइट हैंड थंब रूल को। तो राइट हैंड थंब रूल को हमें जब भी हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, जब भी हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, उस वक्त हमें उस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या करेक्ट सेंस होगा, क्या करेक्ट सेंस होगा, इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, यह जानकारी लेने के लिए हम एन कैप का क्या करेक्ट सेंस है, यह जानकारी लेने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सपोज दिस इज वेक्टर सी, क्योंकि ये क्वांटिटी तो ये पूरा क्वांटिटी एक वेक्टर है, इसको हमने सी बता दिया। नाउ वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज टू बी। ये तो डेफिनेशन का पार्ट है। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज टू वेक्टर सी बी। दैट मीन्स सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाई। ये ए और बी यदि इस बोर्ड के प्लेन में लाई करता है तो सी इसके परपेंडिकुलर होगा। ना परपेंडिकुलर में बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, यह पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। सो सी का करेक्शन जानने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। कैसे पता करेंगे, कैसे यूज करेंगे हम राइट हैंड थंब रूल को, ध्यान से सुनिए। राइट हैंड थंब रूल को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अब भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने में बहुत समस्या आती है लोगों को, मुझे मालूम है। अब ध्यान से मुझे अगले 1 मिनट सुनिए और आपकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कब यूज करते हैं ये क्लियर है। अब क्या कहता है, कैसे यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल कहता है मूव फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर यदि ए क्रॉस बी है तो फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है। यदि बी क्रॉस ए है तो फर्स्ट वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर ए है। तो अभी हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर and move towards second vector through the smaller angle between them. Start from first vector and move towards second vector through the smaller angle between them. तो आप ऐसे मूव करिए, ए से बी की तरफ मूव करिए, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मूव करिए थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। मूव कर लिया तो वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ए से यदि हम बी की तरफ जाएंगे एंड थ्रू स्मॉलर एंगल जाएंगे तो वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। हम ऐसे मूव कर रहे हैं बच्चे। फिर राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को उस सेंस में कर्ल कर लीजिए। कर्ल दी फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन दैट सेंस। कर लिया, राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, इसके फिंगर्स को हम इसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कर्ल करते हैं बच्चे। थर्ड स्टेटमेंट है द थंब ऑफ योर राइट हैंड विल गिव द करेक्ट सेंस। थंब इज गोइंग आउट, थंब इज गोइंग आउट। जब हम ऐसे कर्ल कर रहे हैं बच्चे, हमारा थंब बाहर आ रहा है। क्लियरली सी का डायरेक्शन, सी का करेक्ट सेंस है आउटवर्ड्स, सी का करेक्ट सेंस है आउटवर्ड्स। सिंपल। तो 3 बात। पहला बात, मूव फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम।
पहला बात। दूसरा बात, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन दैट सेंस। तीसरा बात, द थंब गिव्स यू द करेक्ट सेंस ऑफ द एंड कैप, करेक्ट सेंस ऑफ सी। तो यहां पर थंब बाहर की तरफ आ रहा है बच्चे, तो बाहर की तरफ है। यदि हम इसकी जगह पर बी क्रॉस ए लेते, यदि हम बी क्रॉस ए ले, अब इसे मिटा देते हैं बच्चे, यहां तो थंब इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। यदि हम अब ऐसा करें बच्चे, अब हमारा वेक्टर चेंज हो रहा है, अब हम डायरेक्शन बदल रहे हैं, अब हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं, बी क्रॉस ए ले रहे हैं। तब क्या होने वाला है, हमारा ये ए है और ये हमारा बी है, और हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जाएंगे, तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब हम कर्ल करेंगे अपने राइट हैंड के फिंगर्स को, थंब अंदर की तरफ जा रहा है बच्चे। सो ए क्रॉस बी, पहले केस में ए क्रॉस बी बाहर की तरफ था, लेकिन बी क्रॉस ए अंदर की तरफ है। सो क्लियरली बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है बच्चे, जो आपको ध्यान करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सारी बात आपको समझ में आ रही है बच्चे। आई होप कि एक एक बात, राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज करेंगे, सारा चीज समझ में आपको आ रहा है, सारा चीज समझ में आपको आ रहा है बच्चे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर का डेफिनेशन, राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन, एन कैप को फाइंड करना, ये सारा चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आपको सिखाने वाले हैं। यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उस रिजल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हम बताने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर IJK। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स IJK, I, J एंड K। देखिए बच्चे, यहां अनलाइक एनी टू वेक्टर ले लेते हैं, अनलाइक ले लेते हैं I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J, I इज अलोंग x एक्सिस, J इज अलोंग y एक्सिस। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अलोंग K। सो I क्रॉस J इज वेक्टर K, यूनिट वेक्टर K। पहला रिजल्ट, I क्रॉस J इज वेक्टर K। दूसरा रिजल्ट, J क्रॉस K इज वेक्टर I एंड K क्रॉस, तीसरा रिजल्ट, K क्रॉस I इज वेक्टर J। ये आप ध्यान करिए बच्चे, ये सब के सब 1 के बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन K से, जैसे I क्रॉस J K होगा, J क्रॉस K I होगा और K क्रॉस I J होगा। तो अनलाइक वेक्टर है, कोई भी दो अनलाइक वेक्टर है तो वो तीसरे परपेंडिकुलर वेक्टर के बराबर होता है बच्चे। ये रिजल्ट है अनलाइक के लिए। अब लाइक वाला लेते हैं बच्चे। तो बच्चे हम लोग अभी I, J और K का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और हमने अनलाइक किसी दो अनलाइक वेक्टर को ले लिया था, I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, ये कर लिया। उसका रिजल्ट अभी अभी हमने आपको बता दिया है कि क्या है, I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसको एक सर्कुलर फॉर्म में शो करें तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए है बच्चे। आप मूव कर रहे हैं I to J, तो आपको थर्ड मिलता है K। इफ यू मूव फ्रॉम I to J, I और J का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको मिलता है K। तो आप इस तरह से जा रहे हैं और आपको नेक्स्ट वेक्टर मिल रहा है, I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I, J क्रॉस K इज I एंड K क्रॉस J इज J, K क्रॉस I इज J। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप चल रहे हैं बच्चे।
I cross J is K, J cross K is I and K cross I is J। यदि आप उल्टा चलेंगे, I क्रॉस J की जगह पर आप J क्रॉस I लेंगे तो माइनस K होगा बच्चे। यदि आपने I क्रॉस J लिया है तो प्लस K मिला है, यदि आप J क्रॉस I लेंगे तो माइनस K मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। J क्रॉस K इज प्लस I बट K क्रॉस J इज माइनस I। सिमिलरली यहां भी आप उल्टा करेंगे तो आपको माइनस J मिलेगा। तो ये अनलाइक यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चे। अब लाइक का क्या होने वाला है, I क्रॉस I क्या होगा, J क्रॉस J क्या होगा, K क्रॉस K क्या होने वाला है, ये समझते हैं बच्चे। तो लाइक वेक्टर्स का I क्रॉस I कितना, I क्रॉस I इज गोइंग टू बी 0। क्यों? क्योंकि I क्रॉस I के बीच में एंगल कितना, I और I के बीच में कितना एंगल है, 0। और जो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, थीटा यहां 0 है और साइन 0 होता है। तो I क्रॉस I इज 0, J क्रॉस J इज 0, K क्रॉस K is 0. So they are equal. They are all equal. I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K and they are all equal to 0. तो ये रिजल्ट आपके सामने है बच्चे। तो आज के इस क्लास में हमने इतना सारा काम करके दिखाया आपको। अब क्या बचता है, अब थोड़ा सा चीज बचता है बच्चे कि हमने दो वेक्टर लिया A और B, उनको AXI प्लस AYJ प्लस AYK AZK के टर्म्स में लिखा, फिर B को लिखा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट होगा ये हमने बताया आपको। लेकिन उन्हीं का यदि हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम उस रिजल्ट को क्या करेंगे, तो उस रिजल्ट को हम अगले क्लास में अलग वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि बच्चे उस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक मैथमेटिक्स सीखना होता है, वो मैथमेटिक्स है डिटरमिनेंट्स। तो हम उसको अभी के लिए उसको अवॉइड करते हैं बच्चे। बाकी रिजल्ट हम आपको लिखा सकते हैं, लेकिन हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके अच्छी प्रकार से समझाना चाहेंगे। तो किसी भी दो वेक्टर का जिसको कि 3D में लिखा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाले हैं आपको। और आज के जिस वीडियो में हमने जो बात बताया है, एक एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और यदि किसी भी बात में आपको कठिनाई होती है, प्लीज कमेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व। बट मेरा पूरा विश्वास है यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आने वाला है। तो मैंने कोशिश की है कि दो वीडियो में, वेक्टर के दो वीडियो में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम वेक्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। बहुत माइनर सा चीज रहता है जो हम एप्लीकेशन के साथ बताएंगे। तो विद दीज वर्ड्स हम आज के इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू।